Hello students, welcome to BIMT YouTube channel. So students, this is the lecture of income tax. इससे पहले आज हम न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे टैक्स लायबिलिटी का। इससे पहले लेक्चर में हमने उसका पूरा चार्ट डिस्कस किया है और उसी चार्ट को ध्यान में रख के आज हम उसका न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैं उसको रीड डाउन करके आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। एंड दैट इज डॉक्टर दिनेश हैज द फॉलोइंग इनकम्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। उनकी कुछ फॉलोइंग इनकम्स है फाइनेंशियल ईयर 18-19 की, जिसमें पहला पॉइंट है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कोलकाता मैनेज्ड इन फ्रॉम यूएसए 25,000, देन पेंशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया रिसीव्ड इन लंदन ₹15,000, देन इनकम फ्रॉम एसेट्स इन म्यांमार रिसीव्ड इन इंडिया 10,000, देन प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर ₹15,000, then income from business profession in Kenya received there, the profession was set up in India ₹15,000. Profit on sale of machinery in India received in Nepal ₹10,000. Interest on UK government securities, half of which received in India ₹5,000. Then untaxed income of previous year brought in India during previous year 40,000. हमसे मिस्टर दिनेश की असेसमेंट ईयर 2020-21 की टैक्सेबल इनकम पूछी है तीनों कैटेगरीज की, रेजिडेंट या ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में एंड नॉन रेजिडेंट में। तो इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर दिनेश, आगे ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है? इट इज 2020 to 21। तो हमें टैक्सेबल इनकम निकालनी है मिस्टर दिनेश की असेसमेंट ईयर 2021 के लिए तीनों कैटेगरीज की। तो इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा? हमें ऊपर इस तरीके से स्टेटमेंट लिखनी जरूरी होती है और ये हमें लिखनी ही है। सबसे पहले हम लिखेंगे सीरियल नंबर, देन पार्टिकुलर्स, देन हमसे तीन कैटेगरीज पूछी है और वो तीन कैटेगरीज क्या है? ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। ये तीनों कैटेगरीज के हम कॉलम बना लेंगे, OR, NOR एंड NR। सीरियल नंबर इज हमारे कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स क्वेश्चन में गिवन है, पार्टिकुलर्स हम यहाँ पे उतारते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट की टैक्सेबल अमाउंट यहाँ लिखी जाएगी, देन नॉट ऑर्डिनरी एंड नॉन रेजिडेंट। अब हम क्वेश्चन की साइड मूव करेंगे। क्वेश्चन में जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट जो है क्वेश्चन में वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कोलकाता मैनेज फ्रॉम यूएसए। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कोलकाता, पहले भी आपको बताया अगर इनकम या बिजनेस इंडिया में हो रहा है तो तीनों में टैक्सेबल होगा, चाहे मैनेज कहीं से भी हो रहा हो। तो कोलकाता का है इंडिया में, तो इसीलिए ये अमाउंट जो 25,000 है ये तीनों में टैक्सेबल होगी। आप यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1, पूरा का पूरा पॉइंट उतारेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कोलकाता और यहाँ पे अमाउंट उतारेंगे दैट इज 25,000 and 25,000। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में बोलते हैं पेंशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया रिसीव्ड इन लंदन। पेंशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, पेंशन इंडिया ने कब मिली होगी? जब वो इंडिया में उन्होंने अपनी सर्विसेज दी होंगी, वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, रिटायर हुए होंगे, उसके बाद पेंशन मिल रही होगी। तो पेंशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड करने की वजह से पेंशन मिल रही है। अब चाहे वो कहीं भी रह रहे हो, कहीं भी रिसीव कर रहे हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो वो रिसीव लंदन में कर रहे हैं, अब वो चाहे लंदन में रह रहे हैं कहीं भी रह रहे हैं, बट उन्होंने इंडिया में सर्विसेज दी, उसी की पेंशन मिल रही है। तो इन इंडिया जब कुछ भी होगा तो वो तीनों में टैक्सेबल होगा। तो रिसीव्ड इन इंडिया तीनों में टैक्सेबल होगा। तो पेंशन वाला पॉइंट है ये, पेंशन फॉर, आप पूरा लिखेंगे पेंशन फॉर सर्विसेज
अमाउंट लिख देंगे 15,000 and 50,000. This is second point. Third point है income from assets in Myanmar received in India. Income from assets in Myanmar और received कहाँ से हो रहे हैं? इंडिया से। तो इंडिया में कुछ भी रिसीव हो रहा होगा तो तीनों में आएगा। तो म्यांमार से एसेट्स रिसीव हो रहे हैं, अमाउंट है 10,000। हम तीनों कॉलम में 10,000 अमाउंट को लिख देंगे। Then point number 4 is saying profit from business in Sri Lanka deposited in a bank there ₹15,000. ध्यान दें, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका और डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर। प्रॉफिट जो हुआ श्रीलंका में हुआ, बिजनेस श्रीलंका में है और जो प्रॉफिट का अमाउंट आया वो भी उन्होंने श्रीलंका की ही बैंक में डिपॉजिट कर दिया, इंडिया में कुछ नहीं हुआ। तो बट क्योंकि मिस्टर दिनेश एक हमारे यहाँ के टैक्सेबल एम्प्लॉय हैं, एक टैक्सेबल पर्सन है इंडिया के, तो जब ऐसा होगा इंडिया में कुछ भी नहीं हो रहा, श्रीलंका में कमाया, श्रीलंका में प्रॉफिट हुआ, श्रीलंका की बैंक में जमा कर दिया, तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्सेबल होगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका और ऑर्डिनरी रेजिडेंट में अमाउंट आ जाएगा दैट इज 15,000 और नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट में कुछ नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 5 इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या रिसीव्ड देयर द प्रोफेशन वाज सेट अप इन इंडिया। देखिए ध्यान से समझे, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या, केन्या एक कंट्री है, वहां पे उनका इनकम हो रही है, कोई एक अपना बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं, उससे इनकम हो रही है उन्हें केन्या में, वो वहीं से बिजनेस कर रहे हैं और वहीं से उन्हें केन्या से ही इनकम रिसीव हो रही है। द प्रोफेशन वाज सेट अप इन इंडिया, बट यहाँ पे लास्ट में लिख दिया द प्रोफेशन वाज सेट अप इन इंडिया। जब प्रोफेशन वाज सेट अप इन इंडिया होगा तो उस केस में क्या होगा, कंट्रोल्ड या सेटअप इन इंडिया है तो स्टार्टिंग के दो मींस ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्सेबल होगा। तो कंट्रोल्ड या सेटअप इन इंडिया होगा तो उसमें स्टार्टिंग के टू में हम टैक्सेबल करेंगे। तो दैट इज फ्रॉम केन्या, अमाउंट इज 15,000 नॉन रेजिडेंट में कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी इन इंडिया रिसीव्ड इन नेपाल ₹10,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी इन इंडिया, मशीनरी का इंडिया में सेल की गई, उससे प्रॉफिट हुआ। अब वो मशीन बेचने के बाद कहीं भी गई, रिसीव्ड इन नेपाल, तो उससे कोई मतलब नहीं है, बट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी इन इंडिया, इंडिया में किया गया है, इसलिए तीनों में टैक्सेबल होगा। तो सेल ऑफ मशीनरी इन इंडिया, अमाउंट क्या है इसका, 10,000 तीनों में आएगा। देन पॉइंट नंबर 7 इंटरेस्ट ऑन यूपी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हाफ ऑफ विच रिसीव्ड इन इंडिया। ध्यान दें, इंटरेस्ट ऑन यूके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यूके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट मिला है जिसमें से आधा अमाउंट इंडिया में रिसीव हो रहा है। टोटल अमाउंट दे रखा है 5,000, तो रिसीव्ड इन इंडिया है, हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया है। जब रिसीव्ड इन इंडिया होगा तो तीनों में आएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट में भी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में भी एंड नॉन रेजिडेंट में, बट हाफ अमाउंट रिसीव हुआ है तो 5,000 का हाफ अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यूके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया, तो 5,000 में तो उसका हाफ कर देंगे 2,500, 2,500, बट ध्यान दे टोटल अमाउंट है 5,000, हाफ इंडिया में रिसीव हुआ है, बट 5,000 जो हमें यहाँ पूरा करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया में तो हाफ रिसीव हो रहा है, जो आधा बचा है 2,500 रुपीज, वो क्या है, वो मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट में फुली टैक्सेबल होगा, चाहे इंडिया में हो रहा है वो क्या आउटसाइड इंडिया है, इकलौता ऑर्डिनरी रेजिडेंट है जिसे पूरा का पूरा अमाउंट पे टैक्सेबल टैक्स देना होगा, क्योंकि
आधी अमाउंट तो रिसीव इन इंडिया हो रही है, बट आधी अमाउंट जो है मीन्स 2500 जो बचे हैं वो इनकम एक्रू आउटसाइड इंडिया है, मतलब इनकम इंडिया से नहीं है, एक्रू आउटसाइड इंडिया। और जब आउटसाइड इंडिया काम हो रहा है, इंडिया में कुछ नहीं हो रहा, तो इस केस में हम क्या करते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट को टैक्सेबल करते हैं। तो फिर से लिखेंगे इसी पॉइंट्स को, यूके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिजनेस एक्रू आउटसाइड इंडिया में 2500, क्योंकि टोटल अमाउंट है हमारी 5000 और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में कुछ नहीं आएगा। देन पॉइंट नंबर 8, अनटैक्स्ड इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ब्रॉट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मैंने अपने जो आपको एक चार्ट बताया था टोटल स्कोप ऑफ टोटल इनकम का, उसमें मेंशन किया है अनटैक्स्ड इनकम अगर कहीं भी लिखा है या पास्ट ईयर अनटैक्स्ड इनकम कहीं भी लिखा है तो उसे हमें कहीं पर भी शो नहीं करना होता। तो अब इसे लिख देंगे अनटैक्स्ड इनकम और यहाँ अमाउंट कहीं भी शो नहीं होगा। सो दीज आर ऑल पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स। ध्यान देना यहाँ पर जरूरी यही है, चार्ट हमें याद होना चाहिए अपना क्वेश्चन करने के लिए, और ये ध्यान देना है कि अगर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है चाहे और कहीं भी वो सेल हो रही है, कुछ भी हो रहा है, इंडिया से हो रहा है, उसके बाद वो कहीं भी जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, बट रिसीव्ड इन इंडिया है तो तीनों में टैक्सेबल होगा। और अगर कोई ऐसा पर्सन है, जैसे अभी श्रीलंका वाला पॉइंट हमारे इस क्वेश्चन में आया था कि बिजनेस भी श्रीलंका में है और जो उससे प्रॉफिट आया वो भी उसने श्रीलंका के बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो इंडिया। सो स्टूडेंट्स, अब हमें लास्ट में क्या निकालना होता है, क्योंकि हमने हमसे मिस्टर दिनेश की टैक्सेबल इनकम पूछी थी फॉर द असेसमेंट ईयर, तो हमने लास्ट में टैक्सेबल इनकम निकालनी होती है। टैक्सेबल इनकम में कैसे निकालनी है, इन सब अमाउंट्स को ऐड करना है और अमाउंट को लिख देना है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट का 95,000 आ रहा है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का 77,500 आ रहा है और नॉन रेजिडेंट का 62,500 आ रहा है। तो ये मिस्टर दिनेश की टैक्सेबल इनकम है तीनों कैटेगरीज में, ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट में एंड नॉन रेजिडेंट में। तो दिस इज ऑल, ये पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो अभी हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे एंड इट इज, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the following incomes are of Mr. X for the previous year. Previous year की Mr. X की इनकम्स दे रखी हैं और कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें उनकी टैक्सेबल इनकम निकालनी है तीनों कैटेगरीज में, ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में एंड नॉन रेजिडेंट में। तो यहाँ पे हो जाएगा मिस्टर दिनेश की जगह मिस्टर X, टैक्सेबल इनकम निकालेंगे, पॉइंट्स को हम दोबारा लिखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो यहाँ पे चेंज करना है, अब हम मिस्टर एक्स की टैक्सेबल इनकम निकाल रहे हैं, मिस्टर एक्स की टैक्सेबल इनकम निकालेंगे यहाँ पर। तो पहला पॉइंट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल रिसीव्ड इन इंडिया। हाउस प्रॉपर्टी नेपाल में है बट रिसीव कहाँ से हो रही है, इन इंडिया, तो इन इंडिया से रिसीव होगी तो तीनों में आएंगी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल दैट इज 10,000, 10,000, 10,000। तो ये हमारी इनकम रिसीव होगी। इसके बाद नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन बांग्लादेश डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर। हाउस प्रॉपर्टी बांग्लादेश में इनकम हो रही है, हाउस प्रॉपर्टी बांग्लादेश में है और जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को बेचकर पैसा मिला है वो भी वहीं के बैंक में सबमिट किया है। तो सेम है, इंडिया में तो कुछ नहीं हो रहा, तो इस केस में हम कहाँ सारा का सारा अमाउंट टैक्सेबल करते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, दैट इज 25,000 बांग्लादेश। आप इसलिए पूरे के पर्टिकुलर से हमें पूरा स्टेटमेंट लिखना होता है, आप उस हिसाब से पूरा स्टेटमेंट लिखिए। यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। सो दिस इज इट सेकेंड पॉइंट।
10,000, 10,000, 10,000. Next point number 3 is income from business in Nepal received in India. बिजनेस नेपाल में है बट जो इनकम है वो इंडिया से रिसीव हो रही है, तो तीनों में आ जाएगा बिजनेस इन नेपाल रिसीव्ड इन इंडिया, ये हमें ध्यान रखना है। अमाउंट इज 10,000, 10,000, 10,000. Next point is point number 4. Income accrued in India but received in USA. Income accrued in India, received USA में हो रही है, but income सारी की सारी accrue कहाँ हो रही है? इंडिया में. जब इंडिया में accrue होगा तो तीनों में आएगा. तो income accrue in India. Amount is 20,000, 20,000, 20,000. तो ये अमाउंट आ जाएगा. Next point number 5 is profit from a business established in Nepal deposited in a bank there. The business was controlled in India. जो भी बिजनेस है वो नेपाल में एस्टैब्लिश्ड है और वहीं के बैंक में उसका अमाउंट जमा है, पर सारा का सारा जो बिजनेस है वो कंट्रोल हो रहा है इंडिया से. कंट्रोल या सेटअप इन इंडिया होगा, बार बार बता रही हूँ, ध्यान दीजिए. कंट्रोल या सेटअप इन इंडिया होगा तो स्टार्टिंग के 2 में टैक्सेबल होगा. तो कंट्रोल्ड इन इंडिया. कितना अमाउंट? दैट इज 50,000, 50,000. तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में टैक्सेबल होगा. कंट्रोल्ड इन इंडिया. देन पॉइंट नंबर 6, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन लखनऊ. और लखनऊ कहाँ पर है? लखनऊ तो है इंडिया में, तो तीनों में आ जाएगा प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन लखनऊ. लखनऊ से प्रॉफिट जो रहा है इट इज 20,000, 20,000, 20,000. Next point is income from agriculture in USA. This has been spent on children education. तो income from agriculture in USA. USA में income from agriculture हो रही है, तो इस केस में क्या होगा? जब income from agriculture in USA, इंडिया में तो कुछ हो नहीं रहा, तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स पे करेगा. इट इज 10,000. नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट टैक्स पे नहीं करेगा. तो ये पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चर इन यूएसए. नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8. मिस्टर एक्स इज इन सर्विस इन यूएसए. ही रेमिटेड 10,000 पर मंथ टू मिस्टर एक्स इन द प्रीवियस ईयर. मिस्टर एक्स के सन की, उनके बेटे की बात हो रही है कि वो यूएसए में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसका हमारे यहाँ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम मिस्टर एक्स की टैक्सेबल इनकम निकाल रहे हैं, मिस्टर एक्स के बेटे की टैक्सेबल इनकम नहीं निकाल रहे. तो मिस्टर एक्स का बेटा क्या पढ़ रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम टैक्सेबल इनकम सिर्फ मिस्टर एक्स की निकाल रहे हैं. तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे बस मिस्टर एक्स सन इन यूएसए कर देंगे और इन तीनों में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हम मिस्टर एक्स की टैक्सेबल इनकम निकाल रहे हैं, मिस्टर एक्स के बेटे की नहीं निकाल रहे हैं. और लास्ट पॉइंट फिर से दे रखा है पास्ट ईयर अनटैक्स्ड इनकम. 9 पॉइंट अनटैक्स्ड इनकम का है, तो अनटैक्स्ड इनकम मैंने पहले भी बताया कहीं भी नहीं आएगी, तो तीनों में कॉलम्स आप यहाँ पे तीनों में ब्लैंक छोड़ दीजिए. आप हमसे मिस्टर एक्स की टैक्सेबल इनकम पूछी थी, अब हम इन सबका टोटल करेंगे और टैक्सेबल इनकम उनकी निकालेंगे. टैक्सेबल इनकम, तो हम इन सब अमाउंट्स का टोटल करेंगे और टैक्सेबल इनकम निकाल लेंगे. सो व्हाट इज द टैक्सेबल इनकम ऑफ फर्स्ट वन इज, इट इज 1,45,000. दूसरा सेकंड वाले का नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का हम टोटल करेंगे 1,10,000.
कितना टोटल करेंगे 60,000। तो ये हमारी टैक्सेबल इनकम आई है मिस्टर एक्स की, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट की। तो ये दो हमने क्वेश्चंस करे हैं, इनको ध्यान रखना है हमें। कैसे करना है, हमें अपना चार्ट पता होना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, अगर कहीं आता है डिविडेंड ऑफ इंडियन कंपनी, अगर किसी भी क्वेश्चन में लिखा है डिविडेंड ऑफ इंडियन कंपनी, तो वो कहीं नहीं आता, वो एग्जेम्प्ट होता है। तो हम तीनों में एग्जेम्प्ट 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 लिख देंगे। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में ये पॉइंट ऐड होगा डिविडेंड ऑफ इंडियन कंपनी, तो वो कहीं भी टैक्सेबल नहीं होगा। तीनों कॉलम्स में आप इस तरीके से ब्लैंक या एग्जेम्प्ट लिख देंगे। ऐसे ही अगर आता है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया, अगर इंडिया की एग्रीकल्चरल इनकम है तो वो भी एग्जेम्प्ट है, वो कहीं नहीं आएगी। अगर एग्रीकल्चरल इनकम इंडिया की लिखा है तो वो भी तीनों में एग्जेम्प्ट है, उसमें अमाउंट नहीं लिखेंगे, इस तरीके से ब्लैंक छोड़ देंगे। तो ये दो पॉइंट आप याद रखिएगा, डिविडेंड ऑफ इंडियन कंपनी भी एग्जेम्प्ट होता है, कहीं नहीं आएगा तीनों में से। और एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ इंडिया है तो वो भी कहीं नहीं आएगा तीनों में से। अब एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ यूएसए, एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ अमेरिका लिखा है तो वो तो इंडिया की इनकम नहीं है, तो वो टैक्सेबल होगी ऑर्डिनरी रेजिडेंट में। बट अगर लिखा है एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ इंडिया या एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम मेरठ, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम भोपाल, तो हमें पता होना चाहिए कि ये सारी सिटीज इंडिया में है। जरूरी नहीं है सिंपल एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया लिखा होगा, ये भी लिखा हो सकता है एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम चेन्नई, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम बॉम्बे, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम इंदौर। तो इस तरीके की सिटीज नहीं है, तो इट मीन्स एग्रीकल्चरल इनकम इंडिया की है, तो वो भी तीनों में एग्जेम्प्ट होगी, कहीं कोई अमाउंट नहीं आएगा। सो दिस इज ऑल। इन न्यूमेरिकल्स को आप देखें, दोबारा करके देखें, चार्ट को दोबारा पढ़ें, सारे पॉइंट्स मैंने इसमें क्लियर कर दिए हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।